बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म को स्टडी करेंगे। जो भी लिविंग सेल होता है वो हाईली एक्टिव होता है, उसे अपनी सर्वाइवल के लिए बहुत सारे सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। तो आज हम देखेंगे वो किस तरह वो जो मॉलिक्यूल जिनकी सेल को ज़रूरत है वो किस तरीके से सेल तक पहुँचती हैं। इसके अलावा जो सेल है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता भी है, जिनमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होती हैं और कुछ हाईली यूजफुल प्रोडक्ट्स वगैरह भी होते हैं। वो किस तरीके से वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल से बाहर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो गए। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़्म जो इन्वॉल्व है सेल से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए और सेल से बाहर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो मैकेनिज़्म को हम स्टडी करेंगे। बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म, उनको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ गई पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे नंबर पर आ जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अच्छा, और तीसरे नंबर पर आ जाती है वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब हम तीनों ट्रांसपोर्ट को बारी बारी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट को। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट होती क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो होता है ये है कि जो भी सब्सटेंस सेल को चाहिए या सेल ने बाहर एक्सक्रीट करने हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन आ गई, सेल मेम्ब्रेन ने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह सिंथेसाइज किया और सेल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। या कोई भी सब्सटेंस है वो बाहर अगर हायर कंसंट्रेशन में, तो हायर कंसंट्रेशन से इन साइड की तरफ आ जाएंगे, तो इस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर concentration to lower concentration, which is also called as along concentration gradient। अच्छा, क्योंकि ये हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है तो इसके अंदर एटीपी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, यानी कि ये विदाउट एनर्जी प्रोसेस होगा। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाती है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरी आ जाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोनों को बारी बारी हम स्टडी करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन को। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर क्या आता है? अच्छा, सिंपल डिफ्यूजन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपल डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूजेज ऑफ एनर्जी। तो सेम वही जिस तरीके से हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर डिस्कस किया है, वही क्योंकि ये उसकी सब टाइप है तो वही सेम इसकी डेफिनेशन होगी। अब हमने सिंपल डिफ्यूजन के मतलब जो बात अब नई बात हमने याद रखनी है वो ये है कि कौन से सब्सटेंस है जो सिंपल ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल के अक्रॉस मेम्ब्रेन करेंगे। तो क्योंकि आपको पता है कि जो सेल की जो मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल की मेम्ब्रेन मोस्टली बनी होती है लिपिड बाइलेयर से, और लिपिड बाइलेयर क्या चीज़ है? ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो तो इस नॉन पोलर लेयर को क्रॉस नहीं कर सकेंगे। तो ओनली वो जो सब्सटेंसेस हैं जो यहाँ तो लिपिड सॉल्युबल है, यहाँ पर उसे उन्हें क्या लें, नॉन पोलर कह लें, या लिपिड सॉल्युबल कह लें, वो सब्सटेंसेस जो लिपिड सॉल्युबल है, या फिर वो सब्सटेंसेस जो बहुत ज़्यादा स्मॉल इन वेट है या स्मॉल इन साइज़ है। सिर्फ वो सब्सटेंसेस जो स्मॉल इन साइज़ है और या फिर लिपिड सॉल्युबल हैं वो इस सेल को सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं। इनमें क्या आ जाते हैं? इनमें आ जाते हैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आ गया। इस तरह की जो गैसेज है ना वो सेल को सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस करती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है, इसका जो रेट है, यानी कि ये कि सिंपल डिफ्यूजन का जो प्रोसेस का जो रेट है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? यानी ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। अगर तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगी, यानी कि सेल के अक्रॉस जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर अगर हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, तो जितनी ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस होगा, यानी कि अगर इधर हायर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, इधर लोअर कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो जो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बढ़ने से जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है सरफेस एरिया। अगर अगर सपोज ये सरफेस एरिया है, अब जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो सरफेस एरिया के इंक्रीज़ होने से भी सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप होएगा। फिर इसके अलावा
तीसरी जो चीज़ है वो है सॉल्युबिलिटी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी सब्सटेंस जिसने इसको क्रॉस करना है सेल मेम्ब्रेन को, वो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कितना ज़्यादा सॉल्युबल है। फॉर एग्जांपल अब ये एग्जांपल लेते हैं CO2 और CO2 की। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सेल मेम्ब्रेन ये 25 टाइम इसकी जो क्या उसका नाम है डिफ्यूजन रेट है वो 25 टाइम ज़्यादा सॉल्युबल होती है। तो इसका मतलब ये है क्योंकि ये ज़्यादा सॉल्युबल है तो इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा तेज़ी से होगी। यानी कि जो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना, अगर इसके अंदर जो सब्सटेंस ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो उतनी तेज़ी के साथ क्रॉस करेगा। फिर इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनके बढ़ने से जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इनमें से एक जो है वो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन यानी कि ये मेम्ब्रेन है, इसके अगेंस्ट सब्सटेंस नहीं क्रॉस करना। अगर ये मेम्ब्रेन थिक होती जाएगी तो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। एक में आ गई जी थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अच्छा, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके अलावा डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन यूज होती है उसे हम देखते हैं। डिफ्यूजन इज इक्वल टू -PA/C1 - C2। अच्छा, यहाँ पे जो P है वो क्या है, P यहाँ पे परमिबिलिटी है। परमिबिलिटी का मतलब ये था कि कितनी आसानी से जो सब्सटेंस है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो जितनी आसानी से सब्सटेंस क्रॉस कर सकेगा उतनी उसकी ज़्यादा परमिबिलिटी होगी। तो परमिबिलिटी और सॉल्युबिलिटी एक चीज़ होगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर परमिबिलिटी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन क्या है वो स्पीड अप होगी। फिर इसके अलावा एरिया में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एरिया के बढ़ने से डिफ्यूजन बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद आएगा कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस। तो जितना ये डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो स्पीड अप होगा। तो इस तरीके से हम जो है ना इस इक्वेशन से डिफ्यूजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जहाँ पे माइनस का साइन है इसको डिस्कस करते हैं। जब माइनस का साइन ये तभी यूज़ होगा, पहली बात तो अगर तो C1 जो है वो C2 से ज़्यादा है तो फिर हम माइनस के साइन को इग्नोर कर सकते हैं, इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे कैलकुलेशन के अंदर। लेकिन अगर C1 जो है वो C2 से लेस देना तो फिर हम माइनस का साइन साथ लगाएंगे, सिर्फ ये शो करने के लिए कि जो डिफ्यूजन है उसकी जो डायरेक्शन है वो हायर टू लोअर कंसनट्रेशन है। बस यही इसकी सिग्निफिकेंस है। अभी तक हमने स्टडी कर लिया सिंपल डिफ्यूजन को, अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी किसकी टाइप है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो इसका मतलब यह है कि इस प्रोसेस के अंदर भी जो एनर्जी की यूजेज है वो नहीं होगी। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है कि सब्सटेंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस तो करते हैं लेकिन ये सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस को के थ्रू नहीं कर सकते। ये इन्हें सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होने के लिए कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो जो चीज़ जिसकी हेल्प के साथ ये सब्सटेंस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं उन्हें कहते हैं प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होने में मदद प्रोवाइड करती हैं, और उन प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स हैं। वो प्रोटीन को कैरियर प्रोटीन भी हो सकती हैं, वो प्रोटीन चैनल प्रोटीन भी हो सकती है। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या आता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बट विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स कैन बी कैरियर प्रोटीन्स और डिफरेंट चैनल प्रोटीन्स। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई, क्योंकि ये पैसिव प्रोसेस है तो इसके अंदर भी ATP की यूजेज जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। अभी भी हम जिस तरह हमने सिंपल डिफ्यूजन के अंदर देखा था कि कौन कौन से सब्सटेंसेस जो है वो सिंपल डिफ्यूजन शो करती है, अभी हम देखेंगे एग्जांपल देखेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो कर रहे हैं। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक तो डिफरेंट जो आयंस है, आयंस जो कि क्या होते हैं पोलर। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन, क्योंकि जो आयन पोलर है तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि सेल मेम्ब्रेन नॉन पोलर है। तो जो डिफरेंट आयंस है वो सेल को क्रॉस करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। इसके अलावा कुछ जो मॉलिक्यूल जिनका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, जिसमें आ जाता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज वगैरह भी सेल को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस करेंगे। अभी हम इनकी प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो एग्जांपल है वो है ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट, कि किस हम देखने जा रहे हैं किस तरह जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट है वो प्रोटीन के थ्रू फैसिलिटेट होकर सेल के अंदर होती है।
सबको पता है कि जो इंसुलिन है उसका क्या इंसुलिन का क्या काम है। इंसुलिन का काम ये होता है कि वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन क्या करती है, जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर है उन्हें सेल के अंदर स्टोर करती है, उन्हें डिफरेंट सेल के अंदर स्टोर कर देती है। तो अभी हम देखेंगे ये प्रोसेस जो है किस तरीके से होगा। डिफरेंट सेल हैं उनके ऊपर क्या होती हैं, इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेल है और सेल के ऊपर लगा हुआ है इंसुलिन रिसेप्टर। अब इंसुलिन आया और इसने अपने जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड कर दिया। अब जब इंसुलिन अपने जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो जो रिसेप्टर का इंट्रासेलुलर पोर्शन है, सपोज ये रिसेप्टर का इंट्रासेलुलर पोर्शन है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगी और वो चेंजेस जो है वो फर्दर ट्रांसफर होंगी सेल के अंदर। ये किस तरीके से सारी वगैरह चेंजेस वगैरह होंगी जी हम एंडोक्राइन फिजियोलॉजी के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सपोज कर लेते हैं कि इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, इंट्रासेलुलर चेंजेस हुई और इंट्रासेलुलर चेंजेस की वजह से बहुत सारी सेल के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। उनमें से एक चेंज जो होनी है वो ये है कि सेल के अंदर पड़े होते हैं, सेल के अंदर पड़ा था एक वेसिकल वेसिकल आ गया और वेसिकल के अंदर ये जो लाइंस वगैरह शो हो रही हैं ये हैं ग्लूकोज चैनल है इस तरह करके। अच्छा, इस वेसिकल के अंदर बहुत सारे पड़े हुए हैं, 3-4 ग्लूकोज चैनल पड़े हुए हैं। अब इस सिग्नल की वजह से क्या होना है, ये जो वेसिकल है जिसके अंदर ग्लूकोज चैनल है इसने आना है और इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर देना और इसके साथ मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होने की वजह से ये जो चैनल है ग्लूकोज चैनल वो सेल के ऊपर लग जाएंगे। अच्छा, अब सेल के ऊपर लाके ग्लूकोज चैनल को हम थोड़ा डिटेल के साथ स्टडी कर लेंगे। चैनल बेसिकली आपको बताया था कि चैनल बेसिकली एक प्रोटीन होती है जिसके दरमियान में एक होल होता है और उसके थ्रू जो डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव करती हैं। अब वैसे तो जो सेल में ब्रेन है इसे ग्लूकोज क्रॉस नहीं कर सका क्योंकि ग्लूकोज का साइज पड़ा है, लेकिन अब यहाँ पे आगे चैनल, तो ग्लूकोज ने इन चैनल के थ्रू सेल के अंदर मूव कर देना है। तो लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट है वो फैसिलिटेट हुई है थ्रू ग्लूकोज चैनल। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जांपल है, सिंपल डिफ्यूजन की एग्जांपल नहीं, और इसके अंदर एटीपी जो है वो यूज़ नहीं हो रही। तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल आपने देख ली। फिर इसके अलावा कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सेल के अंदर डिफरेंट और चैनल्स भी होते हैं। एक तो ग्लूकोज चैनल हमने देख लिया, फिर इसके अलावा कुछ और चैनल होते हैं जिनमें आते हैं सोडियम चैनल। अब जब सोडियम चैनल सेल के ऊपर एक्सप्रेस होगा तो सोडियम जो है वो क्रॉस कर लेगा, क्रॉस करेगा इस चैनल के थ्रू। तो सोडियम चैनल के थ्रू जो सोडियम की एंट्री होगी सेल के अंदर उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर कैटेगराइज करेंगे। फिर इसके अलावा सेल के ऊपर डिफरेंट पोटाशियम चैनल और कैल्शियम चैनल, दूसरे चैनल भी होते हैं। तो जितने भी चैनल है चैनल के थ्रू जो मूवमेंट होगी वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की टाइप ही होगी। फिर इसके बाद अभी हमने काफ़ी ज़्यादा चैनल का जिक्र कर लिया, तो चैनल को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। चैनल की डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं कि चैनल जो हम कितने टाइप्स के होंगे। चैनल्स को बेसिकली हमने 3 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। एक होते हैं लीकी चैनल, कुछ चैनल होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल और कुछ होते हैं लिगेंड ऑपरेटेड चैनल या लिगेंड गेटेड चैनल। अच्छा, अब हम देखें इन तीनों में क्या डिफरेंस है। लीकी चैनल्स वो होते हैं जो हर वक्त ऑल द टाइम जो ओपन होते हैं। एक ये कि एवरी टाइम ऑल द टाइम ओपन हो गए, दूसरा इन्हें हम रेगुलेट नहीं कर सकते, अनरेगुलेटेड होते हैं, यानी कि इन्हें अपनी मर्जी से हम ऑन ऑफ या ओपन क्लोज वगैरह नहीं कर सकते। ये हर वक्त ओपन ही रहेंगी, इनकी कोई रेगुलेशन इनका सिस्टम है नहीं। और डिफरेंट सेल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट सेल के ऊपर फॉर एग्जाम्पल कुछ चैनल होते हैं, कुछ लीकी चैनल प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ चैनल जो उनके ऊपर कुछ सेल जो उनके ऊपर पोटाशियम लीकी चैनल प्रेजेंट होती हैं। तो पोटाशियम लीकी चैनल से क्या होगा, सेल के अंदर जो पोटाशियम है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, तो पोटाशियम लीकी चैनल के थ्रू हर वक्त जो कैल्शियम है थोड़ा वो बाहर मूव करता जाएगा। तो इस कैल्शियम लीकी चैनल के थ्रू भी जो मूवमेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर इसके अलावा सोडियम लीकी चैनल भी हो सकते हैं। तो लीकी चैनल जो वो चैनल होते हैं जो हर वक्त ओपन होते हैं, जिन्हें रेगुलेट नहीं कर सकते और इनके थ्रू कुछ आयंस की मूवमेंट वगैरह होती रहती है। अच्छा, फिर आ गया वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो हर वक्त ओपन ही रहते हैं, वो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ही ओपन होंगे। और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, वोल्टेज। जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये स्पेसिफिक वोल्टेज के ऊपर ओपन हो जाएंगे और स्पेसिफिक वोल्टेज जिस वोल्टेज उस पर कोई भी स्पेसिफिक वोल्टेज उसके ऊपर ये ओपन होगी। अब जब वो वोल्टेज डिस्टर्ब होगी, वो चेंज हो जाएगी, तो ये चैनल क्या हो जाएंगे,
क्लोज होने की। तो इसलिए इन चैनल को क्या कहते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल। सेल मोस्टली जो सेल होते हैं उनके अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वगैरह हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सपोज कर लें कि जो सेल है उनके अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो -90 मिली वोल्ट होती है। तो इस -90 मिली वोल्ट के ऊपर जो वोल्टेज गेटेड चैनल है जो क्लोज होते हैं। लेकिन अगर जैसे ये -90 जैसे वोल्टेज चेंज होगा -70 -60 की तरफ आती है, तो जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाती है और उनकी क्रॉस मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, ये और जो वोल्टेज है वो चेंज हो गया होगी या -60 होने की वजह से चैनल ये इसके डोर ओपन हो गया और सेल के अंदर जो सोडियम है वो मूव करने लग पड़ा है। तो वोल्टेज गेटेड वो चैनल जो रेगुलेट होती हैं थ्रू वोल्टेज और स्पेसिफिक वोल्टेज पे ओपन होती है, स्पेसिफिक वोल्टेज पे क्लोज होती हैं। फिर इसके अलावा कुछ चैनल होते हैं लिगेंड गेटेड चैनल। अच्छा, लिगेंड गेटेड चैनल ये भी हर वक्त ओपन नहीं होते, ये भी ऊपर होते हैं अंदर स्पेसिफिक कंडीशन, और स्पेसिफिक कंडीशन इनके अंदर क्या होगी, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई हार्मोन हो सकता है या कोई न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह हो सकता है। तो कोई भी हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर या कोई भी इस तरह की चीज़ जब लिगेंड गेटेड चैनल के साथ बाइंड करेगी तो ये चैनल ओपन हो जाएंगे। जब तक इस लिगेंड ने बाइंड नहीं किया होना, इन चैनल दिन होना क्लोज, लेकिन जैसे ही इस लिगेंड ने बाइंड करना है, इन चैनल दिन हो जाना ओपन और सेल की क्रॉस मूवमेंट हो जाएगी। तो मूवमेंट चाहे लीकी चैनल के थ्रू हो, चाहे वोल्टेज गेट चैनल के थ्रू हो, चाहे लिगेंड गेटेड चैनल के थ्रू हो, किसकी टाइप होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की ये कैटेगरी होती है। अच्छा, फिर इसके बाद हम स्टडी करते हैं उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को स्टडी किया है। फिर आते हैं अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी हमने दो टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अनलाइक पैसिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट होती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जिसे हम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट कहते हैं। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अगेंस्ट है, तो इसके अंदर क्या यूज़ होगी ATP। तो ये दो बातें तो हमने डिस्कस करनी है। अभी हम देखने जा रहे हैं इसकी टाइप्स है। इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है हमने। एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों ट्रांसपोर्ट को हम बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के में होता क्या है, प्राइमरी इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद डायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, डायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी। डायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी का मतलब यह है कि डायरेक्टली ये जो प्रोसेस है इसके अंदर ATP यूज़ हो रही है। अगर डायरेक्ट यूज़ ऑफ ATP होगा और जो मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की डायरेक्शन में होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये हमने पढ़ ली इसकी डेफिनेशन। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं कि कौन कौन से जो सब्सटेंसेस वगैरह हैं वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करती हैं। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सोडियम पोटाशियम ATPs या सोडियम पोटाशियम पंप्स। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सेल के ऊपर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम ATPs, ये एक पंप होता है। ये इलेक्ट्रिक पंप है। सपोज कोई भी एक सेल है, कोई बॉडी का हमारी का सेल आ गया, इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं सोडियम पोटेशियम ATPs या सोडियम पोटेशियम पंप हम क्या लें। अच्छा, इस पंप का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, इसका बेसिकली ये आ गया हमारा जो सोडियम पोटेशियम ATPs है। इसकी जो इंट्रासेलुलर रीजन है ना इस पंप का, उस इंट्रासेलुलर रीजन के ऊपर 3 डोमेन्स प्रेजेंट होती हैं, 3 डोमेन्स। और जो आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर कह लें, वो जो डोमेन है वहाँ पे 2 एरिया है, वहाँ पे 2 डोमेन्स प्रेजेंट है। अच्छा, अब इंट्रासेलुलर जो डोमेन्स हैं वहाँ पे बाइंड करेंगे सोडियम, कि इंट्रासेलुलर डोमेन पे आ गया, ये सोडियम बाइंड कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है वहाँ पे बाइंड करेंगे पोटाशियम। अच्छा, अब ये तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि इंट्रासेलुलर डोमेन में इंट्रासेलुलर रीजन में 3 डोमेन्स है। आउटर सेलुलर जो डोमेन है एरिया वहाँ पे 2 डोमेन्स हैं। और इंट्रासेलुलर सोडियम के साथ बाइंड करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंड करेगा उसके साथ पोटाशियम के साथ। अब जब ये बाइंडिंग होगी तो बाइंडिंग होने के बाद यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन होगा जहाँ पे आके ATP बाइंड कर देगी। अब जब ATP बाइंड करेगी तो जो सेल है ना, ये जो पंप है ये फ्लिप कर जाएगा, यानी कि जो इसकी जो इंट्रासेलुलर डोमेन है वो बाहर आ जाएगी और बाहर वाली डोमेन अंदर की तरफ आ जाएगी।
कैसे, अब ये चेंज होगी, इसकी शेप इस तरह हो जाएगी, अंदर 2 डोमेन आ गई और बाहर 3 डोमेन्स आ गई। अब जो कि एटीपी के साथ बाइंड कर गया, एटीपी यूटिलाइज होगी, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में, और जो ये एनर्जी होगी उसकी वजह से क्या होगा, जो इंटरसेलुलर डोमेन के साथ बाइंड थे सोडियम, वो सोडियम बाहर आके तीनों रिलीज़ हो जाएंगे, और जो पोटाशियम वो बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट थे वो पोटाशियम सेल के अंदर आकर रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये बेसिकली सोडियम पोटाशियम पंप करता क्या है, ये सेल के अंदर से 3 सोडियम को है वो बाहर ट्रांसपोर्ट करता है, और जो 2 पोटाशियम है उन्हें सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड सेल। और इसकी वजह से इस पंप की वजह से होता क्या है, इस पंप की वजह से जो सेल के आउटसाइड में है वो सेल की आउटसाइड में सोडियम की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, और सेल के अंदर जो पोटाशियम है उनकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर पोटाशियम की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। और ये किसकी वजह से है, ये सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से ही है। तो इस पंप के अंदर चूँकि डायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी हो रही है, और जो सब्सटेंसेस हैं वो अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मली सोडियम क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन हमने से कहाँ से मूव किया, हमने से सेल के अंदर से बाहर मूव किया, तो इसका मतलब ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है। और नॉर्मली पोटाशियम सेल के आउटसाइड में ज़्यादा कंसनट्रेशन के अंदर मौजूद है, सॉरी सेल के इनसाइड के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन के अंदर मूव है, लेकिन हमने से इन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मूव किया, तो ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हुई और विद द हेल्प ऑफ एटीपी हुई है, तो किसकी टाइप आ गई, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अच्छा, इसके अलावा ये तो सोडियम पोटाशियम एटीपीज, फिर इसके अलावा कुछ और एटीपीज होते हैं जिनमें कैल्शियम एटीपीज होते हैं। अच्छा, कैल्शियम का मतलब है इसने कैल्शियम ट्रांसपोर्ट करना है, और एटीपीज का मतलब क्या है, इन्होंने एटीपी की हेल्प से करना है। तो कुछ सेल होते हैं सेल के अंदर ये आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर जो सोडियम पोटाशियम एटीपीज थे वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट थे, लेकिन कैल्शियम एटीपीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होती है, रेटिकुलम के ऊपर ये प्रेजेंट होगी। और ये इनका काम क्या होगा, जो साइटोसोल का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जो कैल्शियम होगी, जब उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो इनके साथ आके ये बाइंड करेगी, और इस बाइंडिंग के बाद यहाँ पे आके एटीपी की यूजेज होगी, और ये पंप क्या करेगा, इस कैल्शियम को अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर कर लेगा। तो कैल्शियम एटीपीज भी के थ्रू भी जो कैल्शियम की जो मूवमेंट है वो भी किसकी टाइप आ जाती है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आ जाती है। अभी हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक तो वही बात कि लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन मूवमेंट होगी विद द यूज़ ऑफ एनर्जी, लेकिन अब एनर्जी जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होगी, इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी होगा। अभी हम देखेंगे इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी से क्या मतलब है, और ये किस तरीके से इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी होगा। तो डिफरेंट एग्जाम्पल इसको हम स्टडी करते हैं। जिस तरह सेल के ऊपर कुछ सोडियम पोटाशियम एटीपीज भी हमने देखी हैं अभी, वो कुछ कैल्शियम एटीपीज भी प्रेजेंट है। इस तरीके से ना सेल की जो मेम्ब्रेन है इनके ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स। अच्छा, सबसे पहले तो हम देख लें को ट्रांसपोर्टर का क्या मतलब है। को ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि दोनों जो मालिक्यूल्स हैं जितने भी अटैच हैं इस ट्रांसपोर्टर के साथ वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, यानी कि अगर एक सेल के अंदर मूव कर रहा है तो दूसरा भी सेल के अंदर ही मूव करेगा, अगर एक सेल के बाहर मूव कर रहा है तो दूसरा भी सेल के बाहर मूव करेगा, तो सेम डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगी इसे हम क्या कहेंगे, को ट्रांसपोर्ट है। अभी हम देखते हैं सोडियम जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है ये वर्क कैसे करता है। ये आ गया एक सेल और ये सेल के ऊपर आ गया सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। अच्छा, सेल के हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सेल का जो आउटर इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो सोडियम है उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, इस सोडियम को अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगा। सोडियम आउटसाइड में ज़्यादा था, इसने मूव कर दिया इनसाइड, ठीक है। लेकिन जब इसके साथ ये सोडियम बाइंड किया, साथ ही एक और मालिक्यूल को अपने साथ बाइंड कर लेता है। वो मालिक्यूल क्या है, ग्लूकोज। अच्छा, अब ग्लूकोज जो है उसकी जो कंसनट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो है ना, सॉरी ये जो ग्लूकोज तो उसकी जो कंसनट्रेशन है वो लोअर है आउटसाइड। अच्छा, उसकी जो कंसनट्रेशन है वो लो है, लेकिन जो सोडियम है इसकी जो कंसनट्रेशन है ये ज़्यादा है। तो ये बेसिकली करेगा क्या,
ये जैसे मूव करेगा ना सोडियम को, सोडियम अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा। जब सोडियम अलॉन्ग द कंसंट्रेशन मूव करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी के थ्रू इस ग्लूकोज को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर देगा। तो इस स्टेप के अंदर एटीपी डायरेक्टली कहीं भी यूज़ नहीं हुआ, लेकिन वो इसके लिए एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी से आई क्योंकि जो सोडियम है वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव किया, और उस डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मूव करने की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ हुई है उस एनर्जी की वजह से हमने जो ग्लूकोज है उसे भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर दिया। तो इस जो सोडियम पोटाशियम को ट्रांसपोर्टर है इसके अंदर जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है वो ग्लूकोज की हो रही है, जबकि जो सोडियम है वो पैसिव प्रोसेस के थ्रू ही मूव कर रहा है। अभी एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ कि इस जो स्टेप है इसके लिए बेसिकली जो एनर्जी यूज़ कहाँ पे हो रही है। अच्छा, ये तो हमने देखा कि देख लिया ना कि ये पैसिवली ये सोडियम ने ट्रांसपोर्ट किया और इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज़ हुई उसके थ्रू हमने ग्लूकोज को मूव कर लिया। अब हमने देखना, हमने कहा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसके अंदर एनर्जी यूटिलाइज होती है। हमने देखना कि हमने एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज़ की। अभी तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि हमने एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज़ की। हमने एनर्जी बेसिकली कहाँ पे यूटिलाइज़ की? हमने जो सोडियम पोटाशियम पंप है वहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज़ की। कैसे? क्योंकि सोडियम पोटाशियम पंप क्या कर रही हैं? बाहर सोडियम को हायर कंसंट्रेशन में मूव कर रहे हैं। अगर सोडियम हायर कंसंट्रेशन में बाहर मौजूद ही नहीं होंगे तो ये जो सोडियम है वो डिफ्यूज़ नहीं कर पाएंगे, और सोडियम डिफ्यूज़ नहीं कर पाएंगे तो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगी। तो हमने इनडायरेक्टली हमने इस पंप को एनर्जी दी और इस पंप की एनर्जी को हमने यूटिलाइज़ करते हुए ग्लूकोज को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी हमने मूव कर लिया। तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर किसकी एग्जाम्पल है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। इस तरह के सोडियम ग्लूकोज को जो को ट्रांसपोर्टर्स हैं वो हमारी जो ये हमारा स्टमक होगा, हमारी जो म्यूकोसा लाइनिंग होती है जीआईटी ट्रैक की उसके अंदर मौजूद होते हैं इस तरह की कोस्ट ट्रांसपोर्टर, और ये ग्लूकोज की जो ब्लड के अंदर एंट्री है यानी कि स्टमक के अंदर से स्टमक के अंदर से सेल के अंदर मूव करते हैं, सेल से ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है ब्लड तक। तो इन एरिया के अंदर ये जो सोडियम ग्लूकोज कोस ट्रांसपोर्टर वगैरह हैं ये ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद होते हैं और यहाँ पे सेल एब्जॉर्प्शन के अंदर मदद करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ और ट्रांसपोर्टर भी हम देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन सोडियम प्रोटॉन काउंटर ट्रांसपोर्टर्स। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा को ट्रांसपोर्टर्स। काउंटर ट्रांसपोर्टर के में क्या होता है? इसके अंदर जो दो सब्सटेंस से मूव करेंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। एक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव करेगा और एक अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा। इसके अंदर क्या होता है? सपोज जो हमारा सेल आ गया, सेल के अंदर ये मौजूद था हमारा सोडियम हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्टर। इसने क्या किया? सोडियम को अगेंस्ट अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव किया और इससे जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी से जो पोटाशियम है जो उसको इसने रिलीज़ कर लिया। तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टर है ये सोडियम के साथ काउंटर ट्रांसपोर्ट कर देगा इसको प्रोटॉन को भी। तो ये हमारी आ गई सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अभी हमें क्या करना है? हमें इन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दोनों टाइप्स हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो टाइप्स हैं दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी, और इसके अलावा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो आ जाती है इनके दरमियान कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा, वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? उन प्रॉपर्टीज़ में एक है स्टीरियोस्पेसिफिसिटी। अच्छा, स्टीरियोस्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि जो डिफरेंट चैनल वगैरह सेल के ऊपर मौजूद होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि अगर ग्लूकोज चैनल सेल के ऊपर मौजूद है तो वो ग्लूकोज चैनल सिर्फ ग्लूकोज को ही ट्रांसफ़र करेगा, वो किसी और का ट्रांसफ़र नहीं करेगा। सोडियम पोटाशियम जो पंप है वो सिर्फ सोडियम और पोटाशियम को ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो किसी और को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक इनकी प्रॉपर्टी आ गई स्टीरियोस्पेसिफिसिटी। जी, हम किनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करें? जो जिनकी ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। फिर इसके अलावा जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इनकी इन्वॉल्वमेंट के अंदर जो चैनल इन्वॉल्व हैं या पंप्स वगैरह ये भी प्रोटीन्स ही हैं। तो इनकी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। एक इनकी प्रॉपर्टी आ गई स्टीरियोस्पेसिफिसिटी, यानी कि जो डिफरेंट चैनल है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एक अगर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है तो वो ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिर इसके अलावा ये दूसरी इनकी प्रॉपर्टी जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो है सैचुरेशन। सैचुरेशन का क्या मतलब है? सपोज हमारा जो सेल आ गया और सेल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आ गया और ग्लूकोज हम
ट्रांसपोर्ट करते जा रहे हैं। जैसे इनिशियली क्या होता है, सेल के ऊपर ये मैंने तो एक सिर्फ ट्रांसपोर्टर ड्रा किया, लेकिन इस तरह के ना बहुत सारे ट्रांसपोर्टर होते हैं, बहुत सारे, चूँकि ये हम कर लेते हैं इमेजिन, ये ट्रांसपोर्टर बहुत सारे मौजूद है। अच्छा, अब ग्लूकोज के ये मालिक्यूल आते जा रहे हैं। शुरू के अंदर क्या 2-4 मालिक्यूल हैं, तो ये बड़ी स्पीडली ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इन्हें बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है वो भी तेज़ हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो ट्रांसपोर्टर हैं वो भी तो मौजूद हैं, वो भी अपना काम करते जाएंगे, और जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे ना, तो ट्रांसपोर्ट बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या होगा एट द एंड, क्या जब ये जो ट्रांसपोर्टर है जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते जा रहे हैं, सपोज 10 ट्रांसपोर्टर हमारे पास और पहले मौजूद थे 10 मालिक्यूल, और 10 मालिक्यूल हो चुके हैं। अब 10 की 10 जो साइड्स हैं जहाँ से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। अब अगर हम इनको फर्दर इंक्रीज़ करते जाएंगे, इनको बेशक जितना मर्जी अब इंक्रीज़ करते जाएं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का जो हमारा रेट है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर हैं वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो इस वो टाइम जब जाके जो ट्रांसपोर्ट है ये स्टॉप होती है। स्टॉप का मतलब ये है कि इसका जो रेट है वो स्टॉप हो जाता है, तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन। हमारी बॉडी के अंदर हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल देख सकते हैं। इसकी जो एक एग्जांपल है वो होती है ग्लूकोज की सैचुरेशन। ग्लूकोज की सैचुरेशन बेसिकली कहाँ पे होती है, ये होती है किडनी के अंदर। नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसका लेवल नॉर्मल होता है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो क्या करती है, वो इंसुलिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे स्टोर करती है। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल होता है। ग्लूकोज का लेवल जब ये ब्लड विद नॉर्मल ग्लूकोज पहुंचता है किडनी तक, किडनी के अंदर आ जाती है नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन के अंदर इसकी क्या होती है, अच्छा, नेफ्रॉन तक आ गया, और नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। अब ब्लड फिल्टर हो क्या आ गया, ये नेफ्रॉन तक, और ये नेफ्रॉन का कौन सा एरिया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, अब ब्लड के अंदर जब ब्लड फिल्टर हुआ तो इसके साथ ही ग्लूकोज भी फिल्टर होकर आ गया। अच्छा, तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं वो इस ग्लूकोज को दोबारा इस जो फिल्ट्रेट है इस रीअब्सॉर्ब करके ब्लड के अंदर दोबारा इसे शामिल कर देंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जितना भी हम ग्लूकोज हम इसे फिल्ट्रेट के अंदर रिलीज़ करते हैं, ये सारा का सारा जो अपटेक कर लिया जाता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से। अच्छा, अगर हम इस ग्लूकोज को ब्लड के अंदर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, शुरू में बहुत सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, तो वो इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते जाएंगे। लेकिन अगर हम ग्लूकोज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो इन ट्रांसपोर्टर की जो कैपेसिटी है वो उससे एक्सीड कर जाएगा ग्लूकोज, और कुछ ना कुछ जो ग्लूकोज है वो इस फिल्ट्रेट के अंदर ही रह जाएगा, और एट द एंड किसमें अंदर एक्सीड हो जाएगा, यूरिन के अंदर। और यही होता है जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनका डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, और हाई ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर होगी तो यूरिन जो फिल्ट्रेट आ रहा है यहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर, उसके अंदर भी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होगी और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, और इसकी वजह से जो यूरिन है इसके अंदर भी ग्लूकोज सिक्रेट हो जाएगी। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आ गई सैचुरेशन। इसके अलावा फिर हम इनकी और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, जो है कंपटीशन का मतलब ये है कि सपोज ये कुछ चैनल आ गया है। अच्छा, अब एक चैनल है, कुछ चैनल होते हैं वो एक से ज़्यादा मालिक्यूल्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक चैनल है, ये चैनल ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट करता है, और इसके अलावा गलैक्टोज भी ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। अच्छा, अब आउटसाइड में ग्लूकोज भी मौजूद है और गलैक्टोज भी मौजूद है। अब इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा कि इनमें से कोई एक ही जा सकती है, कोई दोनों तो नहीं जा सकेंगी। तो इस तरह जो डिफरेंट मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कंपटीशन होता है कि वो जो ट्रांसपोर्टर है उसे यूज़ कर सकें। अगर हम गलैक्टोज का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट है वो कम होती जाएगी, क्योंकि कंपटीशन यानी के दरमियान और ये ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये कंपटीशन वाली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। और अभी हमने जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो भी पढ़ ली, पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो भी पढ़ ली। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी टाइप ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है वो है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इस ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, इस ट्रांसपोर्ट में जो भी सब्सटेंसेस हमने सेल की अक्रॉस मूव करने हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल हम मूव करेंगे। अच्छा, इस वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट को हमने दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है एंडोसाइटोसिस और दूसरी होती है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, पाइनोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस है, और फिर इसके अलावा आती है तीसरी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस की कोई फर्दर टाइप नहीं है।
अब इन सारी टाइप्स को बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसको एंडोसाइटोसिस को, और एंडोसाइटोसिस की हम जो पहली टाइप है पिनोसाइटोसिस, उसे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, पिनोसाइटोसिस को हम सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं, क्योंकि इस पिनोसाइटोसिस के अंदर सेल ने जो चीज़ इनटेक करनी है वो लिक्विड मटेरियल होना है। अच्छा, पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर जो लिक्विड मटेरियल जो सेल को ज़रूरत होती है उसने सेल ने अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। उसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले जब इसने मालिक्यूल के करीब आएगा तो जिस एरिया से एब्जॉर्प्शन हो रही है उस एरिया के अंदर कुछ चेंजेस आएंगी और वो जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर इंडेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आ गया और आस्ता आस्ता जो इंडेंटेशन है ये बढ़ती जाएगी, और यहाँ से ये इस तरह मेम्ब्रेन जो ये भी बढ़ती जाएगी, और इस तरीके से इसको फ्यूज़ कर लेंगे, और फ्यूज़ करने के बाद इसको अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, पिनोसाइटोसिस, जिसके अंदर सेल ने लिक्विड मटेरियल को इनटेक कर लिया। फिर उसके बाद आती है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के अंदर क्या होना है, इसे हम सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं। तो इसके अंदर सेल ने सेम काम वही होना है, लेकिन अब लिक्विड मटेरियल की बजाय क्या चीज़ इसने इनगल्फ करनी है, वो सॉलिड मटेरियल होना है। वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, सपोज कोई वाइट ब्लड सेल है तो उसने कुछ बैक्टीरिया वगैरह इनगल्फ करना है। तो उसके लिए क्या होगा, ये हमारी बैक्टीरिया प्रेजेंट है और ये हमारा वाइट ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल जब इसको देखेगा तो क्या करेगा, वाइट ब्लड सेल, ये हमारा बैक्टीरिया का वाइट ब्लड सेल इसके गिर्द अपनी जो मेम्ब्रेन है उसे बढ़ाएगा, और इस तरीके से करते करते यहाँ से फ्यूज़ हो जाएगा और इसको भी इनगल्फ कर लेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तीसरा जो प्रोसेस है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है वो है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अच्छा, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, सपोज ये सेल है। अच्छा, सेल के ऊपर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। सपोज करते हैं हम, ये जो सेल है ये क्या है, लिवर सेल है। अच्छा, और लिवर सेल क्या करता है, लिवर सेल क्या करते हैं, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को इनटेक करते हैं। लिवर सेल कोलेस्ट्रॉल को इनटेक करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। तो लिवर सेल जो को इन्होंने कोलेस्ट्रॉल को इनटेक करना है, तो लिवर सेल के ऊपर कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर प्रेजेंट है, जिन्हें हम LDL रिसेप्टर भी कहते हैं। और इन LDL रिसेप्टर के साथ आके क्या अटैच हो जाता है, ये LDL आ गया, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन विच इज कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में सबसे पहले तो रिसेप्टर के साथ आके जो भी मालिक्यूल जिसने ट्रांसपोर्ट है वो अटैच होगा। जब ये अटैच होगा तो जो रिसेप्टर वो सेल के अंदर सिग्नल भेजेगा, और इन सिग्नल के नतीजे में कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगी जिस एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट होनी है, और इन प्रोटीन्स को हम क्या करेंगे, क्लैथरीन्स। अब ये प्रोटीन क्या करती है, ये बेसिकली एक पंप की तरह काम करती है। ये जो प्रोटीन जहाँ पे आके अटैच हैं इस एरिया को अपनी तरफ खींचेगी, तो एज रिजल्ट क्या होगा, ये जो शेप है इसकी चेंज हो जाएगी और इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे क्लैथरीन प्रेजेंट है क्योंकि क्लैथरीन ने इस तरीके से अपनी तरफ खींचा है, और ये यहाँ पर रिसेप्टर वगैरह मौजूद है। तो इस तरीके से जो इसकी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इनकी जो पंपिंग एक्शन है या सकिंग एक्शन है ये बढ़ता जाएगा, और एज रिजल्ट जो फाइनल शेप बन जाएगी वो इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्लैथरीन मौजूद है, और इसके अंदर ये रिसेप्टर भी मौजूद है, और ये LDL भी मौजूद है। अच्छा, ये जो शेप है ना, इस जो पिट्स है, जो पिट वाली जो शेप है इसे हम क्या कहते हैं, क्लैथरीन कोटेड पिट। और जब ये जो पिट है ये पूरे वेसिकल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल। ये आप क्लैथरीन कोटेड वेसिकल आ गया। और इसके इस तरह हमने रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर और विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर और इन जो क्लैथरीन प्रोटीन है सब्सटेंस को इनटेक कर लिया। इनटेक करने के बाद ये किसी और फिजिकल के साथ फ्यूज़ करेंगे जिसके अंदर कुछ एंजाइम होंगे, और वो क्या करेगा, वो करेगा ये जो LDL रिसेप्टर हैं इन्हें सेपरेट आउट कर देगा, और वो इन्हें सेल के अंदर रिसेप्टर को सेपरेट आउट कर देगा, और रिसेप्टर एक डिफरेंट वेसिकल के अंदर पैक होकर दोबारा मेम्ब्रेन के साथ जाके वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गए, यहाँ सेल के जब ज़रूरत होगी ना तो मेम्ब्रेन के साथ यहाँ अटैच हो जाएंगे और यहाँ सेल के अंदर ये स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस को रिसेप्टर की हेल्प के थ्रू इनटेक कर लिया। फिर इसके बाद हम आते हैं एक्सोसाइटोसिस की तरफ। एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, कोई भी एक सेल है, अब सेल ने डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाए भी हैं जिनमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी हैं, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी हैं। सपोज हम कह लेते हैं कि जो सेल है ये बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज है। अब बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज सबको पता है उसने क्या करना है, उसने इंसुलिन बनाई है। अब ये उसने इंसुलिन बनाई और उसे पैक कर लिया। अब उसने इंसुलिन को पहुंचाना भी तो है ना टारगेट सेल तक। वो क्या करेगा, ये वेसिकल है, ये वेसिकल आएगा और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर देगा। अब ये वेसिकल आया और उसने मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज़ कर लिया, इसके अंदर क्या इंसुलिन, और ऐसा ऐसा यहाँ से इनकी ये सेपरेट होके बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस। तो आज के हमने इस लेक्चर में
सेल की जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उनकी जितनी भी जो टाइप्स हैं उन्हें हमने स्टडी किया है। अभी हम जल्दी जल्दी इन टाइप्स को सारी की सारी जो टाइप्स हैं इन्हें रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने जो टाइप स्टडी की है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहले हमने देखा कि उनकी 3 कैटेगरीज है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और जो तीसरी कैटेगरी है वो है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट विदाउट यूजेज ऑफ एनर्जी। और इसके अंदर टाइप्स आ जाती हैं सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अक्रॉस में सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनी एनर्जी। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल हैं वो ये जो सिंपल डिफ्यूजन है वो शो करते हैं। फिर इसके अलावा जो सिंपल डिफ्यूजन का रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज होगी तो डिफ्यूजन इंक्रीज होगी, अगर एरिया इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन इंक्रीज होगी, अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कंसंट्रेशन जो है वो भी जो डिफ्यूजन है वो भी स्पीड अप होगी। फिर इसके बाद यूनिवर्सली प्रोपोर्शन होती है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की। अगर मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है जिसकी अक्रॉस डिफ्यूजन हो रही है वो बढ़ रही है तो डिफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने डिफ्यूजन को कैलकुलेट करने के लिए एक हमने इक्वेशन को स्टडी किया जिसमें क्या है, डिफ्यूजन इज इक्वल टू माइनस परमिबिलिटी इंटू एरिया इंटू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर इसके बाद आए हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरफ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन होती हैं। वो प्रोटीन कैरियर प्रोटीन भी होती हैं, वो प्रोटीन चैनल प्रोटीन भी हो सकती है। और कैरियर प्रोटीन का काम क्या होता है, जब भी ये सपोज कोई कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है, कैरियर प्रोटीन के साथ जब भी कोई सब्सटेंस जिसने ट्रांसपोर्ट होना है वो अटैच होगा तो ये अपनी शेप चेंज कर लेगी। ये अपनी शेप चेंज करके इस तरीके से जो मॉलिक्यूल जिसके साथ अटैच हुआ है उसे अंदर ट्रांसपोर्ट करके दोबारा अपनी नॉर्मल शक्ल के अंदर आ जाती है। तो ये कैरियर प्रोटीन भी हो सकती है, जहाँ पे चैनल प्रोटीन भी हो सकती है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू डिफरेंट आयंस और लार्जर मॉलिक्यूल जिस तरह ग्लूकोज है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर हमने इनकी एग्जाम्पल देखी। एग्जाम्पल में हमने ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को मौजूद देखा। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या करती है, जब सेल के ऊपर इंसुलिन अटैच होती है तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेल के मेम्ब्रेन के साथ जाकर फ्यूज होती है और इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट थ्रू ग्लूकोज चैनल एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर इसके बाद हमने देखा कि फिर हमने चैनल को टाइप्स को डिस्कस किया। चैनल जितने भी हैं वो उनको हमने 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया। लीकी चैनल विच आर ओपन ऑल द टाइम, वोल्टेज गेटेड चैनल जो कुछ स्पेसिफिक वोल्टेज भी ओपन होती हैं। फिर इसके बाद लिक्विड गेटेड चैनल जो कि हम लिक्विड बाइंड करेंगे तब भी ओपन होंगे। फिर इसके बाद हम आए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ATP। फिर इसकी 2 टाइप्स हमने स्टडी की, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनको हमने बारी बारी डिटेल के साथ स्टडी किया। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने देखा कि डिफरेंट चैनल जो हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हमने डिफरेंट, ये तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ गया। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि इसकी डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होती है, तो उसके लिए हमने कुछ सोडियम पोटाशियम पंप की एग्जांपल देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कैल्शियम जो पंप है उनकी एग्जांपल देखी। ये दोनों पंप क्या कर रहे थे, विद दी हेल्प ऑफ डायरेक्ट यूजेज ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रहे थे जो भी मॉलिक्यूल ने ट्रांसपोर्ट करना है उन्हें अगेंस्ट था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर इसके बाद हमारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल की जो ट्रांसपोर्ट है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रही थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ विद इनडायरेक्ट यूजेज ऑफ एनर्जी। और वो इनडायरेक्ट यूजेज ऑफ एनर्जी किस तरीके से होगी वो हमने थ्रू डिफरेंट एग्जांपल देखा, जिनमें से एक जो एग्जांपल है हमने सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर की देखी, जिसके अंदर क्या होता है, जो कोच ट्रांसपोर्टर है ये सोडियम को अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है और इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी के थ्रू जो दूसरा मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज है उससे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव कर लेता है। लेकिन ये सारी एनर्जी बेसिकली आई कहाँ से और हमने एनर्जी सप्लाई कहाँ की, और हमने जो बेसिकली एनर्जी सप्लाई की वो सोडियम पोटाशियम पंप को की। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल हमने देखी सोडियम हाइड्रोजन को काउंटर ट्रांसपोर्टर जिसके अंदर ये अलॉन्ग द कंसंट्रेशन सोडियम मूव करता है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव करता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी काउंटर ट्रांसपोर्ट की वजह से अब डिफरेंट है। फिर इसके बाद हमने जो प्रोटीन की हेल्प के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है उनकी कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जिनमें से एक स्टीरियोस्पेसिफिसिटी आ गई यानी कि स्पेसिफिक होते हैं। और फिर इसके बाद सैचुरेशन आ गई कि जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो एक हद तक इंक्रीज़ होगा, जब ऑल द ट्रांसपोर्टर यूज़ हो जाएंगे तो फर्दर रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट किया वो इंक्रीज़ नहीं होगा। फिर इसके बाद देखा कि इन जो मॉलिक्यूल्स हैं जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होती हैं
इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू उनके दरमियान में कंपटीशन होता है। फिर इसके बाद वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट की तरफ आया। वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस सेलुलर टिंकिंग, फेगोसाइटोसिस सेलुलर ईटिंग। फिर इसके बाद हमने एंड तक डिस्कस किया था इसको रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को, जिसके अंदर थ्रू विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर और क्लैथरिन प्रोटीन हमने मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर लिया था। एक्सोसाइटोसिस के अंदर हमने जो भी सेल नंबर प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज किया उसे इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल एक्सक्रीट कर दिया था।